और ये आपका सैंपल है। दोनों में से कोई एक स्टैंडर्ड और एक सैंपल होगा। स्टैंडर्ड क्यों डालते हैं? ताकि ये पता चल जाए कि जो चीज आप एनालाइज करना चाह रहे हो स्टैंडर्ड में से कोई चीज उसमें है या नहीं है, ये पता चल जाता है हमें। अब मान लीजिए कि ये बन गया, अलाउ द सॉल्वेंट टू राइज अप, सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ तक चला गया, दिस इज नोन एज सॉल्वेंट फ्रंट। ये सॉल्वेंट फ्रंट है, ठीक है। ये आपकी थी बेस लाइन, ये इसने 1 2 3 अलग किए, इसने 1 2 अलग किए। तो अब देखना ये होगा कि ये जो कलर्स हैं ये अलाइन है, ठीक है ना। दैट मीन्स कि ये इस वाले सैंपल में ये कलर मौजूद था और ये कलर इस वाले सैंपल में मौजूद था। ये दो आपके स्टैंडर्ड थे, स्टैंडर्ड में येलो और ब्लू था, तो वो आपके सैंपल में येलो और ब्लू था। लेकिन एक इसमें एडिशनली रेड है, रेड कलर एडिशनल, ठीक है। तो हमने ये कर दिया। इसके बाद हम आरएफ की तरफ चलते हैं। हमें पता है कि ये फिनिश प्रोडक्ट हो गया इसका। फिनिश जब क्रोमेटोग्राफी खत्म होगी तो उसके बाद इसका आरएफ कैलकुलेट होता है। आरएफ कैसे कैलकुलेट होता है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। आरएफ होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सैंपल अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा। मान लो कि y है और वो x है और ये y है, तो RF आपका कैसे निकलता है? x अपॉन y, तो y हमेशा बड़ा होगा, तो इसलिए RF की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आती है। 1 हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। अब जैसे कि ये है क्रोमेटोग्राफी पेपर था, हमने इसको 16x बढ़ा दिया, तो अब देखिए ये ऊपर जा रहा है, तो इससे सेपरेशन होती है और ये सेपरेशन कुछ इस तरह से हमें नजर आती है, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ द ब्लैक इंक। इसके साथ फिर आरएफ हमने कैलकुलेट किया, ये आपका x और ये y हो गया, तो y अपॉन x का आपने कर दिया इसको, ठीक है। हमने इसको उल्टा लिखा था, हमने इसको लिखा था y इसको कहा था, हमने x इसको कहा था, तो इट डजंट मैटर। ये जो डिस्टेंस होगा ये हमेशा डिनोमिनेटर में होगा, ठीक है। तो अंडर सिमिलर कंडीशन द कंपोनेंट शुड ऑलवेज ट्रेवल द सेम स्पीड, ठीक है। Its identity can be found by comparing the distance it moves relative to the solvent. यानी कि RF का था distance traveled by the component या by the sample upon distance traveled by the solvent. इसको हम RF यानी retention factor कहते हैं। और retention factor जो होता है वो आपका बता देता है कि आपका कंपाउंड कौन सा है। तो comparison can be a problem if the component have similar RF. अगर सिमिलर आरएफ है तो फिर आपको उसको मजीद एनालाइज करना पड़ता है, ये एक प्रॉब्लम है। और अगर आपके पास कोई अननोन सब्सटेंस है, ठीक है, वेयर देयर इज नो प्रीवियस केमिकल टू कंपेयर विद इट, तो भी एक प्रॉब्लम बन सकता है। एक और प्रॉब्लम यहाँ होता है कि अगर आपके पास आरएफ या स्पॉट्स विजिबल ना हो, तो इनविजिबल स्पॉट्स के लिए हम क्या करते हैं? इनविजिबल स्पॉट्स को भी हम दो तरीके से सैल्वेज कर सकते हैं। नंबर 1, या तो आप उसको यूवी लाइट पे रखते हो, यूवी लाइट में स्पॉट्स विजिबल हो जाते हैं। नंबर 2, आपको देखना है कि आपने किस तरह का कंपाउंड एनालाइज किया है। अगर अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड, तो अमाइनो एसिड को हम करते हैं निनहाइड्रिन से स्प्रे करा देते हैं। और नंबर इसी का पार्ट ए ये था। पार्ट बी ये था कि अगर आपने के पास है शुगर के मॉलिक्यूल्स, तो शुगर के मॉलिक्यूल्स को हम H2SO4 से स्प्रे कराते हैं। जब H2SO4 से स्प्रे करते हैं तो आपको पर्पल कलर के पैचेस नजर आ जाते हैं। तो जो क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है जिसके ऊपर पहले वो एनालाइज होने के बाद आपको स्पॉट्स नजर नहीं आ रहे होते, वो फिर या तो यूवी लाइट में रखने से आ जाते हैं या फिर आपके पास H2SO4 या निनहाइड्रिन, ये दो कंपाउंड्स हैं। इन दोनों कंपाउंड्स में से कोई भी यूज करते हैं, डिपेंड करता है कि आपका सेपरेशन किस पर हो रही थी, अमाइनो एसिड पर हो रही थी या शुगर पर हो रही थी, ठीक है। तो उससे हमें पता चल जाता है। चलिए, अच्छा, एक तरीका होता है, इसको टू वे क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। टू वे क्रोमेटोग्राफी, ये उसी से रिलेटेड सवाल है। उसमें ये होता है कि आपके पास अमाइनो एसिड या कोई भी जिसको भी क्रोमेटोग्राफी आप करते हो वो होता पेपर क्रोमेटोग्राफी की ही तरह ही है, लेकिन आप उसको 90 डिग्री पर क्या कर देते हो? टर्न कर देते हो, 90 डिग्री, एंड प्लेस इन अ सेकंड सॉल्वेंट।